नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम पेपर सॉल्व करा रहे थे। पेपर जो था बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था। 347 जीआई क्या था? 347 जीआई रसायन विज्ञान 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपरों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने कल जहाँ तक पढ़ा था आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे ना। तो सबसे पहले चलते हैं, लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो लास्ट टॉपिक क्या था ना, क्या है लास्ट जो हमारा टॉपिक था? हमने जाना था, क्या जाना था? एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि हमने जानी थी। क्या जाना था? एथेनॉल के निर्जलीकरण और उसकी हमने क्रियाविधि को जाना। साथ के साथ हमने जाना कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में अंतर किस तरह से कर सकते हैं। आज हम चलेंगे इससे जस्ट आगे के टॉपिक की ओर ना, जस्ट आगे। सबसे पहला क्या है? फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करना है। साथ के साथ ये कह रहे हैं इनकी समीकरण भी करनी है ना, निम्नलिखित के साथ रासायनिक समीकरण भी लिखनी है कि फिनॉल से, समझो फिनॉल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या बनाना है? एक कह रहे हैं पिक्रिक अम्ल को बना दीजिए, दूसरा ये कह रहे हैं बेंजोक्विनोन बना दीजिए। पहले हम जानेंगे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्या है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ठीक है। देखो कैसे जानेंगे, यदि हम, अच्छा आपने पढ़ा तो है अम्ल की क्रिया। पहले एक बात थोड़ा सा जान लेना, अम्ल की क्रिया अगर हम क्षार से करा दें तो हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल। तो बस हमें यही ध्यान देना है कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं ना। देखो सबसे पहले समझेंगे फिनॉल जो है अम्लीय है। फिनॉल कैसा है? अम्लीय। कैसे पता चलता है? प्रबल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण बनाता है। यही तो हम जानना चाह रहे हैं। देखो C6H5OH और इसकी क्रिया NaOH से करा दो तो समझ तो गए ही होंगे कि क्या हमें दिखने प्रारंभ हो गया। इतने में दिख जाना चाहिए ना। O, ठीक है, OH H2O क्या निकल गया? H2 निकल गया और लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5ONA ना। हाँ क्लियर है। अब बात समझनी है, ये तो क्या दिखा रहा है? अम्लीय गुण दिखा रहा है। क्यों है तो समझेंगे। फिनॉल अम्लीय होते हैं, इसका कारण यह है, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि फिनॉल में OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। OH समूह जो है वो ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है। फेनिल समूह के -I प्रभाव और OH समूह के +M प्रभाव के कारण, किस प्रभाव के कारण ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। फेनिल जो समूह है उसके -I प्रभाव और OH जो समूह है उसके +M प्रभाव के कारण ऑक्सीजन जो परमाणु है आंशिक धनावेश युक्त होता है। इस ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। क्लियर है। अतः इस समूह में हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में पृथक हो सकता है। H+ के रूप में क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। और फिनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? फिनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आगे इनका कहना ये भी है कि फिनॉल से क्या है? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करिए। भाई फिनॉल से क्या प्राप्त करना है? पिक्रिक अम्ल। तो बताइए, पहला यही है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो मैं आपसे कहूँगा पहले आपको कुछ मालूम होना चाहिए। पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या मालूम होना चाहिए? पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला ना, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है या थोड़ा बहुत ये भी मालूम है कि क्रिया अगर हम किससे करा दें तो हमें ये प्राप्त हो सकता है तो और भी अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। फिनॉल की क्रिया थोड़ा सा समझ, डायरेक्ट ही करा देते हैं ना। फिनॉल की क्रिया सधूम HNO3 से कैसा होता है? सधूम, ठीक। और किसकी उपस्थिति होती है? सांद्र H2SO4। अच्छा अगर हम चाहें तो सभी क्रिया को दो पदों में करते हैं। पहले फिनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, फिर उसके बाद हम HNO3 से कराते हैं। उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं ना। कितने अणु लेंगे? 3। क्या बनने वाला है? ध्यान से समझो। एक H हटेगा, H2 और O H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O ना। देखो H2 और एक O, 3 लिए हैं तो 1 2
H2O, फिर H2O 3 जगह ना, तो 3H2O निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल ना, क्या मिल जाएगा, पिक्रिक अम्ल। NO2 जुड़ जाएगा यहाँ, NO2 और NO2 ना, प्लस 3H2O ना। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आपको अच्छे से आ ही जानी चाहिए। वैसे हमने कल लगभग पेपर अधिकतर हमने सॉल्व करा दिया था, आज बहुत छोटा सा पोर्शन है, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लेंगे ना, सभी इसको थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, इनका ये भी कहना मान लो, ये कह रहे हैं बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त होगा। फिनॉल से, क्या है, फिनॉल से, नंबर सेकंड था ना, फिनॉल से बेंजोक्विनोन ना, बेंजोक्विनोन। देखो भाई, इसको भी जान लो, क्या है, फिनॉल है, फिनॉल का हम कर देते हैं ऑक्सीकरण। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। बताओ भाई, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, फिनॉल का ऑक्सीकरण हम किसकी उपस्थिति में करते हैं, तो किसकी उपस्थिति में करेंगे, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2 ना। चलो, क्या होगा, हमें बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाएगा ना। हाँ, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है ना। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आगे कह रहे हैं कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर, उदाहरण सहित आपको बताना है कि ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हैलोएरिन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। तो पहले समझेंगे इसको, क्या है, ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर, समझना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझना है। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय पर, बेंजीन की जो रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। ठीक, इससे होता क्या है कि हैलोएरिन पर नाभिक स्नेही आक्रमण जो है वो सरल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बेनाइन जो है अनुनाद के कारण क्या प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व। क्या प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व। इसीलिए ऐसा होता है। तो इस क्रिया को आप अगर समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, डाउ प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, डाउ प्रक्रम के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। क्या होता है डाउ प्रक्रम, पहले समझेंगे। अगर हम नॉर्मली क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से कराते हैं तो हमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझना। ऐसे क्रिया तो मालूम है, विशेष परिस्थितियों में क्रिया होती है। NaCl निकल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, प्रक्रम कौन सा है, डाउ प्रक्रम ना। अब इस बात को समझना ये है कि यदि इससे कौन जुड़ा होता, NO2 समूह जो जुड़ा होता, कौन, नाइट्रो समूह जुड़ा होता, किससे, क्लोरोबेंजीन से। समझना, क्लोरोबेंजीन से अगर मान लो ऑर्थो पर नाइट्रो समूह जुड़ा होता, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अच्छा, एक बात और समझनी है, ये जो क्रिया है विशेष ताप और दाब पर होती है। लगभग 300 ATM दाब होता है और ताप की बात की जाए तो 623 केल्विन होता है। ठीक, उच्च ताप पर और उच्च दाब पर ये क्रिया होती है विशेष परिस्थितियों में। लेकिन यही क्रिया अगर हम ऑर्थो पर क्या लगा दें, नाइट्रो समूह लगा दें और यही क्रिया करा दें सेम, तो ये क्रिया आसानी से हो जाती है, पहले की अपेक्षा आसानी से हो जाती है। भाई क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझो। क्रिया तो वही है, NaCl निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा ना, NaCl निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, NaCl। लेकिन पहले की अपेक्षा ये क्या हो जाएगी, थोड़े से कम ताप पर होगी। कितने, लगभग 443 केल्विन ताप पर ना। हाँ, 443 केल्विन ताप पर तनु HCl की उपस्थिति में ना। तो देखो, अब ताप हमें कम यूज करना पड़ रहा है, तो यही हम समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे, क्वेश्चन भी यही था कि ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जैसे NO2 समूह आ जाता है तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता बढ़ गई, इसीलिए क्या हो गया, आसानी से हो गया। क्यों हो जाती है, तो हमने बताया बेंजीन का जो वलय का जो है घनत्व घट जाता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें ही क्या करता है,
आसानी से आक्रमण कर लेता है ना। और अधिक जानना है तो थोड़ा सा और जान लेंगे। यदि यही क्रिया NO2 से कराते, ठीक है, क्या कराते थे, यहाँ से अगर हम करा देते या फिर दोनों से करा दो, जैसे मन करे वैसे करा दो, NaOH की क्रिया तो पहले से भी कम ताप पर हो जाएगी। क्रिया वही है, NaCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो भाई NO2 और NO2 ना। अच्छा ध्यान से समझना कि सर इतना बड़ा क्यों करा रहे हो, तो बड़ा इसलिए करा रहे हैं 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण है ना। क्लियर है, क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। पहले कितने पर हुआ था, तो 300 कितने पर, 443 केल्विन पर। ये जो होती है लगभग 368 केल्विन पर ना, ताप पहले से कम ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब 4th पर आ जाओ, एक और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, अगर सभी पॉसिबल स्थितियों पर अगर हम NO2 समूह जोड़ दें तो ये क्रिया पहले से भी आसानी से हो जाएगी। देखो NaOH से क्रिया होगी, ठीक है, क्या निकलने वाला है, तो सबको मालूम है NaCl ना। क्या निकल जाएगा, NaCl, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं ना, तो परेशान नहीं होना। कमेंट करके हमें बता देना आपको वीडियो कैसी लग रही है ना। NaCl, अच्छा ताप कितना होगा, तो ताप इससे भी कम हो जाएगा, लगभग 323 केल्विन, लगभग कितना हो जाएगा, 323 केल्विन पर ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। अच्छा आप सभी से हम कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आप सभी एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बहुत जरूरी है आप सभी कमेंट किया करिए। ठीक है, आगे है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। बोट्स अभिक्रिया, बोट्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। देखो हम पहले ही टॉप 25 टिप्पणियां हम करा चुके हैं ना, टिप्पणियां हम करा चुके हैं, आप उसको पढ़ लेंगे, वहीं से इन सभी टिप्पणियों को सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ कराएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपके लिए कोई काम की भी नहीं, आप पहले ही इनको पढ़ चुके हैं ना। 5 नंबर में आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ये आनी ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी यही करें, निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर एक एक उदाहरण सहित लिखिए। देखो टोलन परीक्षण, टोलन परीक्षण हम करा चुके हैं एल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनना, एटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया और रोजेनमुंड अपचिन। गाटरमान कोक अभिक्रिया भी हमने करा दी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप समझ गए, 8 रिएक्शन आ गई हैं एक ही उसमें से। टॉप 25 भाई तैयार कर लो, टॉप 25 टिप्पणियां जो हमने कराई हैं उनको पढ़ लो, बहुत जरूरी है। अब हमें यहाँ कराने की इनको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक बार आप सभी चले जाएंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर देंगे, हम वहां से आपको उससे सॉल्व करा देंगे ना। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्या है, निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, क्या है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना चाह रहे हैं। और क्या है, एक एक करके ही चलते हैं ना, एक साथ नहीं चलते। ये कह रहे हैं टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, तो टोलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, C6H5CH3 का ऑक्सीकरण कर दो। क्या कर दो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो CrO2Cl2 और CH2 ना, यही है। हाँ महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ना। बात आती है, करा दो, क्या क्या निकालना चाहोगे। हम पहले भी इसको करा चुके हैं ना, C6H5CHO प्लस H2O ना। हाँ याद रखना, जल H3O प्लस की उपस्थिति भी होती है। ठीक है, हाँ कौन सी अभिक्रिया है, कुछ मालूम है, कमेंट करके हमें बताओ। एटार्ड अभिक्रिया, एटार्ड अभिक्रिया, देखो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी ये अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यही अभिक्रिया दोबारा से दे रखी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, 2 बार आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेपर में आई भी थी या नहीं। आगे है बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, किससे, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, तो रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम करा देंगे। बेंजोइल क्लोराइड कराओ भाई, कैसे कराते हैं एक बार कमेंट करके बताओ। इसकी क्रिया C6H5COCl की क्रिया
C6H5COCl की क्रिया H2 से ना, उबलती हुई जाइलिन की, उबलती जाइलिन, और क्या होता है, और क्या उपस्थिति होती है, बताओ भाई। चलो यहाँ ध्यान देंगे, क्या निकल जाएगा, एक HCl, क्या निकल जाएगा, HCl और एल्डिहाइड बन जाएगा ना, C6H5CHO प्लस क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, चलो मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये अभिक्रियाएं, आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। आगे आगे चलें, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलें। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये कह रहे हैं एसीटो नाइट्राइल से एथेनॉल, क्या है, एसीटो नाइट्राइल से एथेनॉल, ये क्रिया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी क्रिया हम अब चेन करते हैं और HCl से ना, देखो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसको समझना है अभी क्रिया को ना। पहले मध्यस्थ यौगिक प्राप्त होगा, देखो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3NH डबल बॉन्ड C, अच्छा NH नहीं आएगा ना, थोड़ी सी एरर हो गया है, क्या हो जाएगा, CH आएगा ना, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, मध्यस्थ यौगिक बनता है, क्या बनता है, मध्यस्थ यौगिक, और इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन, इसका क्या कर देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो NH4Cl निकल जाता है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, देखो इसमें से O जो है इसमें जुड़ जाएगा, CH3CHO प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल ही तो बनाना था, तो एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या होता है, अब चेन HCl के साथ क्या बनेगा, मध्यस्थ यौगिक, और मध्यस्थ यौगिक जो है वो जल अपघटन कराने पर, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है ना। आगे फेनिल मैथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, किससे, फेनिल मैथिल कीटोन, फेनिल मैथिल कीटोन ना, COCH3 से बेंजोइक अम्ल, क्या दिख रहा है, ऑक्सीकरण ही रह गया है ना इसका, तो क्या कर देंगे भाई, ऑक्सीकरण ही कर देंगे, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन दिख भी नहीं रहा ना। चलो कराओ भाई ऑक्सीकरण, क्या होगा, जो कह रहा है वो तो हम समझ ही गए हैं, बेंजोइक अम्ल ही बनेगा, देखो COOH, तो CO यहाँ से ले लेंगे और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCOOH ना, क्या बन जाएगा, कितने हो गए, 4, 1 और 3 4 ना। चलो आगे चलें, आगे है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, किससे, ब्रोमोबेंजीन, अच्छा ये आसानी से एक पद में नहीं होने वाली क्रिया ना, पहले हम इसकी क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से, किससे क्रिया, Mg से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा MgBr ना, याद है। फिर इसकी क्रिया हम CO2 से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, CO2 से कराओ भाई, अगर हम CO2 से करा देंगे तो CO2 तो यहीं जुड़ जाएगा, फिर भी मध्यस्थ यौगिक बनेगा, C डबल बॉन्ड O MgBr, और फिर हम इसका जल अपघटन करा देंगे, क्या करा देंगे, जल अपघटन, जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, इसको वैसे ही लिख देते हैं ना, देखो MgOHBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, MgOH और Br, और यहाँ जो OH बचा वो यहीं जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, सीधी सीधी अभिक्रिया नहीं होती है, 1 से 2 पदों में हम इसको कर लेते हैं ना, याद रखना। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, चलो आगे चलें। अच्छा एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम एक ऑनलाइन बैच लेकर आ गए हैं, बैच का नाम है टॉपर्स बैच। टॉपर्स बैच क्यों रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लास्ट ईयर जिन सभी स्टूडेंट्स के 97 स्कोर हमने केमिस्ट्री में कराया है, हम चाह रहे हैं इनका स्कोर भी, इसके स्कोर का रिकॉर्ड अब ये बच्चे तोड़ दें, ठीक है। कितना 97, 97, 97 और 95 से अधिक नंबर लेकर आए सभी स्टूडेंट्स, इसलिए हमें पहले से पढ़ना पड़ेगा, और पहले से पढ़ना है, टॉपर बनना है तो टॉपर्स बैच ज्वाइन ही करना पड़ेगा,
ठीक है, क्या है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है, ऑनलाइन बैच है, केवल रसायन विज्ञान कराते हैं हम इसमें। क्या कराएंगे, 12th क्लास की रसायन विज्ञान, केवल रसायन विज्ञान, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझेंगे, बैच की जो फीस है वो 999 रुपये है, परंतु हमने लिमिटेड सीट के लिए, ध्यान रखना लिमिटेड सीट है, तो पहले आप सभी जो पहले आ जाएंगे पहले हम उनको दे देंगे मात्र 299 रुपये में दोनों बुक का पूरा सिलेबस। ध्यान रखना दोनों बुक का पूरा सिलेबस। और बैच जो है वो बोर्ड परीक्षा 2025 तक चलने वाला है। कब तक चलेगा, बोर्ड परीक्षा 2025 तक, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लेना है ना। चलो आगे चलें। हाँ अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपकी समझ में आ गई होगी। क्या करेंगे, आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने ये वीडियो देखी है, आप इससे पहली वाली वीडियो भी देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।